नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डीप फेक वीडियो के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस, अश्विनी वैष्णव बोले यह एक बड़ा मुद्दा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया था इसे खतरनाक। जी हां दोस्तों, डीप फेक वीडियो मामले में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें डीप फेक वीडियो की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीप फेक एक बड़ा मुद्दा है, यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने हाल ही में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कदम उठाने को कहा है। सोशल मीडिया ने कहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए और अग्रेसिव होना होगा। वैष्णव ने कहा कि अगर प्लेटफॉर्म्स डीप फेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं तो उन्हें कानून के तहत जो सुरक्षा मिली हुई है उसे हटा लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हम 41 मजदूरों को सुरक्षित घर वापस लेकर आएंगे, उत्तराकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बोले टनल एक्सपर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तराकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन था। रेस्क्यू में मदद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड ड्रिक्स से संपर्क किया गया। वह ऑन साइट टीम की मदद के लिए भारत आ रहे हैं। दोस्तों, आज तक से बातचीत करते हुए एक्सपर्ट ने फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए अपनी योजना पर भी चर्चा की। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड ड्रिक्स ने बताया कि मैं अब भारत आ रहा हूं और मेरा मिशन साफ है, सुरंग में फंसे 41 लोगों को सुरक्षित निकालना। मैंने अभी ऑन साइट टीम से बात की है। अर्नोल्ड ड्रिक्स ने कहा कि हम अभी इन लोगों के सुरक्षित बचाव के लिए अपने विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है, हम हिमालय में हैं, हम उन 41 लोगों को घर जरूर वापस लेकर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा सकती है योगी सरकार, मुंबई दिल्ली चेन्नई की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आतंकी संगठनों को फंडिंग का है शक। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर सख्त नियम बनाकर बैन लगा सकती है। सरकार को आशंका है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार हो रहा है। यही नहीं, सर्टिफिकेशन से होने वाली अवैध कमाई से आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उधर दोस्तों, लखनऊ के ऐशबाग के रहने वाले शैलेंद्र कुमार शर्मा ने हजरतगंज थाने में गुरुवार 16 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा की दी शुभकामनाएं, प्रकृति के सम्मान का संकल्प लेने का भी किया आह्वान। जी हां दोस्तों, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के नागरिकों को शनिवार को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और उनसे जल स्रोतों और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाकर प्रकृति का सम्मान करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। मुर्मू ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार सूर्य देव की उपासना को समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक अवसर है। प्रकृति से जुड़ा यह त्योहार आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न करता है और हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमित शाह बोले तेलंगाना में भाजपा मुस्लिम आरक्षण खत्म करेगी, ओबीसी और एससी एसटी का कोटा बढ़ाएगी, बीआरएस सरकार को वीआरएस देने का वक्त आ गया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना के गढ़वाल और जोगुलंबा में 2 चुनावी रैलियां की। शाह ने कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ओबीसी और एससी एसटी का कोटा और बढ़ाया जाएगा। अमित शाह ने राज्य के सीएम और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के मुखिया केसीआर पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी पार्टी बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है, इसका मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी है। अमित शाह ने कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि तेलंगाना को 2G, 3G और 4G पार्टियों से मुक्त करें और नरेंद्र मोदी को मौका दें। 2G का मतलब मुख्यमंत्री केसीआर और उनके मंत्री बेटे केटीआर हैं, जो 2 पीढ़ियों से सरकार चला रहे हैं। उसी तरह AIMIM 3G पार्टी है, कांग्रेस 4G पार्टी है। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जिनपिंग से बाइडेन बोले आपकी कार खूबसूरत है, मेरी बीस्ट है। चीनी राष्ट्रपति ने अपनी कार दिखाई, कहा मेरी वाली रेड फ्लैग है। जी हां दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच अपनी अपनी कारों को लेकर हुई बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिनपिंग बाइडेन को अपनी कार दिखाते नजर आ रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जब जिनपिंग को बाहर छोड़ने जाते हैं तो वो उनकी कार देखकर उसकी तारीफ करते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 नवंबर को 6 साल बाद अमेरिका गए थे। यहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक में आपसी रिश्ते और वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं हुई। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी तो कुछ मुद्दों पर दोनों लीडर्स दो टूक बात करते भी नजर आए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन को कंपनी ने निकाल दिया। गूगल मीट पर दी फैसले की जानकारी, मीरा मुराती को सीईओ की दी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने को फाउंडर और सीईओ सैम ऑल्टमैन को पद से हटा दिया है। बोर्ड को अब उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। ओपन एआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। वहीं दोस्तों, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ मीरा मुराती अब अंतरिम सीईओ की भूमिका निभाएंगी। कंपनी परमानेंट सीईओ की सर्च भी जारी रखेंगी। इसके अलावा कंपनी प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रोकमैन भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैम को गूगल मीट पर पद छोड़ने को कहा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल से सैकड़ों लोग भागे, इजरायली सेना ने कहा निकासी का आदेश नहीं दिया। जी हां दोस्तों, गाजा के अल शिफा अस्पताल से शनिवार को सैकड़ों लोग पैदल चल दिए। मौके पर मौजूद एएफपी के एक पत्रकार ने लोगों को जाते हुए देखा। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि इजरायली सेना ने अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद अल शिफा अस्पताल को खाली कर दिया गया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 120 घायल अभी भी अस्पताल में हैं। इसके अलावा समय से पहले जन्मे बच्चे भी हैं जिनकी संख्या अभी ज्ञात नहीं है। उसने कहा कि वह शिशुओं के बारे में रेड क्रॉस से संपर्क में है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ चिकित्सा कर्मचारी उन लोगों की देखभाल के लिए रुके हुए हैं जिन्हें अस्पताल से नहीं ले जाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पैट कमिंस ने कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए शमी बड़ा खतरा। फाइनल से एक दिन पहले बोले भारत बहुत अच्छी टीम है लेकिन हम भी बेहतर खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले से एक दिन पहले शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की तारीफ की। उन्होंने शमी को अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शमी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी गेंदबाजी अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। भारत बहुत अच्छी टीम है लेकिन हम भी बेहतर खेल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आंधी तूफान भारी बारिश से दुबई की सड़कों पर आया सैलाब, हवाई सेवाएं भी हुई प्रभावित, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में शनिवार की सुबह हुई झमाझम बारिश और आंधी तूफान के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खासकर दुबई की सड़कों पर वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई। सड़कों पर जमा कई फीट पानी से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। जलमग्न हुई सड़कों के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के और ज्यादा खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए समुद्री तटों से बचने और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम का असर उड़ानों के संचालन पर भी पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद खराब हुए हालात के चलते दुबई पुलिस की ओर से सुबह 6:30 बजे लोगों को एक अलर्ट जारी किया गया। लोगों से समुद्र तटों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का हुआ निधन। वेंकट रमन ने 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। 1990 से 1992 तक इस पद पर रहे थे। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का 92 साल की उम्र में आज यानी कि 18 नवंबर को निधन हो गया। वे कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। वेंकट रमन आरबीआई के 18वें गवर्नर रहे और उनका कार्यकाल 1990 से 1992 तक रहा। वेंकट रमन ने 1985 से लेकर 1989 तक वित्त मंत्रालय में बतौर वित्त सचिव भी काम किया था। उनके पीछे परिवार में उनकी दो बेटियां गिरजा और सुधा है। उनकी बेटी गिरजा वैद्यनाथन तमिलनाडु की पूर्व मुख्य सचिव रह चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी, 61,000 के पार निकला सोना, चांदी 74,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 13 नवंबर को सोना 59,918 रुपए पर था, जो कि अब 61,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा है। यानी कि दोस्तों इसकी कीमत में 1252 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी में 4,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। हफ्ते की शुरुआत में चांदी 69,400 रुपए पर थी, जो कि अब 73,747 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह चांदी की कीमत में 4,347 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले इजराइल हमास जंग में नागरिकों की मौत से दुखी हूं। ग्लोबल साउथ समिट में कहा यह देश नक्शे में थे लेकिन आवाज अब मिली।
जी हाँ दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच भारत में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे समिट का वर्चुअल आयोजन हो रहा है। इस दौरान सदस्य देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के नक्शे में ग्लोबल साउथ हमेशा से था, लेकिन उसे आवाज अब मिल पाई है। यह सब साथ मिलकर काम करने से ही हो पा रहा है। हम भले ही 100 से ज्यादा देश है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं एक जैसी है। मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती दुनिया को देखने वाला सबसे अनोखा मंच है। समिट के शुरुआती सेशन में मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया में हो रही घटनाओं से नई चुनौतियां पैदा हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेस्ला के अगले साल भारत आने की है तैयारी। गुजरात या महाराष्ट्र में लग सकता है प्लांट, 20 लाख रुपए की कारें बनेगी। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारें यानी कि ईवी रफ्तार का भविष्य होने वाली एलन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को भारत में लॉन्च करने के लिए रोड मैप बना चुके हैं। मस्क की अगले साल संभावित भारत यात्रा से पहले टेस्ला ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कैलिफोर्निया में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा भी किया था। वहीं दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेस्ला इंडिया की फैक्ट्री गुजरात या फिर महाराष्ट्र में लगने की संभावना है। हर साल यहां से 5 लाख ईवी कारों का प्रोडक्शन हो रहा है। टेस्ला इंडिया की एंट्री लेवल कारों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छठ से ठीक पहले बिहार में 5 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने की आशंका, गांव में पसरा सन्नाटा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की मौत की खबर है। एक साथ 5 लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया है। मौत की वजह के बारे में परिजनों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मरने वाले सभी लोगों ने जहरीली शराब पी थी। 5 लोगों की मौत की इस घटना के बाद बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ प्रशासन मौत के पीछे की वजह बीमारी को बता रही है। घटना को लेकर प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी मची हुई है। एसपी ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान इलेक्शन 2023, अशोक गहलोत का बयान पड़ा भारी, पायलट को इस बार नहीं मिलेगा सीएम पद के चेहरे का लाभ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ अपनी विधानसभा चुनाव मुकाबले को स्थानीय बनाम बाहरी लड़ाई के रूप में पेश करते हुए टोंक से बीजेपी के उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि पायलट को इस बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे का लाभ नहीं मिलेगा जो उन्हें 2018 में मिला था। मेहता 2013 से 2018 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दोस्तों, मेहता को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री पायलट से मुकाबला करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने 2018 में अपने बीजेपी प्रतिद्वंदी यूनिश खान पर यहां से 54,000 से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप 2023 क्लोजिंग सेरेमनी में प्रीतम अमित मिश्रा परफॉर्म करेंगे, ड्रिंक्स और इनिंग ब्रेक्स में धमाल मचाएंगे, मैच से पहले एयर शो। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी फाइनल मुकाबले के दिन रविवार को होगी। सेरेमनी के प्रोग्राम 4 स्टेज में होंगे, जो प्री मैच पहले इनिंग के ड्रिंक्स ब्रेक में, इनिंग ब्रेक और दूसरे इनिंग के ड्रिंक्स ब्रेक में भी होंगे। इनमें बॉलीवुड कंपोजर सिंगर प्रीतम अमित मिश्रा समेत कई कलाकार परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला आज यानी कि 19 नवंबर को मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल के दिन होने वाले सभी प्रोग्राम्स को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल पर अकाउंट पर यह सारी जानकारी पोस्ट कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले 15 मिनट का एयर शो भी होगा। यह शो भारतीय वायुसेना IAF की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा किया जाएगा। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम अहमदाबाद के हवाई अड्डे से उड़ान भरेगी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर वर्टिकल एयर शो करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में डीजल ट्रकों को मिली एंट्री में छूट, AQI अब भी बहुत खराब श्रेणी में। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने GRP 4 के चरण के तहत प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में मामूली सुधार के साथ पहुंच गया है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा लिया गया। आयोग ने यह निगरानी करने के बाद कि पिछले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में और गिरावट नहीं आई है। GRP चरण 4 के तहत प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। चरण 4 के तहत प्रतिबंधों में शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है, यानी कि अब कुछ चीजों पर फिर से छूट मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती कौन से राज्य में की जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।